एपिसोड 266 उत्कल हवाई अड्डे के वीआईपी सेक्शन की ओर जाने वाली निजी सड़क पर भारी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों के घेरे में चमचमाती काली एसयूवी का एक काफिला दहाड़ता हुआ गुजरा। बीच वाली गाड़ी में अमन बैठा था। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे और वह किसी खतरनाक मिशन पर तैनात किसी व्यक्ति की तरह एकदम ठंडी और सटीक आवाज निकाल रहा था। कुछ दिनों की राहत के बाद खुद को रिचार्ज करने का समय आ गया था। काफिला रुका और फिर एक वाहन उन्हें निजी जेट तक ले गया। अमन के एसयूवी से बाहर निकलते ही गार्डों ने तेजी से घेरा बना लिया और यह सुनिश्चित कर लिया कि इलाका सुरक्षित है। काले रंग का एक खास सूट पहने वह शांति से अधिकार जताते हुए चल रहा था। जेट की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले उसकी पैनी नजर कुछ देर के लिए क्षितिज की ओर घूमी। अंदर पहुंचते ही जेट के आलीशान केबिन ने शांत और शान से उसका स्वागत किया। गहरे रंग की चमड़े की सीटें और पॉलिश किए हुए लकड़ी के पैनल अंदर से सजे थे। जैसे ही अमन अपनी सीट पर बैठे, इंजनों की धीमी गूंज से पूरा केबिन गूंज उठा। बाहर गार्डों ने विमान के दरवाजे बंद होने से पहले आखिरी बार इशारा किया और जेट तेजी से उत्कल के ऊपर से ऊपर की ओर उड़ गया। जब वे परिभ्रमण की ऊंचाई पर पहुंच गए तो अमन पीछे झुका और अपना पहला प्रश्न पूछा, क्या निकोबार द्वीप समूह पर हवाई अड्डा तैयार है? अरोरा की मधुर किंतु यांत्रिक आवाज केबिन के स्पीकरों से धीरे धीरे गूंज रही थी। जी हाँ महोदय, निर्माण 98% पूरा हो चुका है। रनवे चालू हैं, हैंगर और ईंधन स्टेशन भी स्थापित हो चुके हैं। कुछ सहायक सुविधाओं का अभी भी सुधार कार्य चल रहा है। नियंत्रण टावर ऑनलाइन है और सुरक्षा प्रोटोकॉल गामा ओएस के साथ समन्वयित हैं। अमन ने प्रगति से संतुष्ट होकर हल्का सा सिर हिलाया। उसने खिड़की से बाहर देखा। नीचे फैला हुआ परिदृश्य बादलों में सिमटता हुआ दिखाई दे रहा था। और जर्किंस, उसकी स्थिति क्या है? जर्किंस इस समय इंदिरा के क्षेत्रीय खुफिया नेटवर्क में शामिल है और राजपूत गतिविधियों और हाल की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है। उसने पहले ही विरोधी दलों को जानकारी देने वाले 2 मुखबिरों को मार गिराया है। फिलहाल वह अगले चरण के लिए आपके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है। अमन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। वह अपनी उंगली आर्मरेस्ट पर लयबद्ध तरीके से थपथपा रहा था। उसका दिमाग अगले कदमों का अंदाजा लगा रहा था। अच्छा, वह थोड़ा आगे झुका। उसकी आंखों में उत्सुकता की चमक थी। समय हो गया है। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें निश्चितता का एक निर्विवाद भार था। उसने बहुत समय तक खुद को इस मामले को छूने से रोका था, लेकिन अब उसे इसे खत्म करना ही था। विकास के दौर से गुजरने के बाद उसे कुछ ऐसी बातें समझ आने लगी थीं जिन्हें उसने अनदेखा कर दिया था। उसके दिल में यही खोखला अफसोस था। अफसोस है कि अपने माता पिता, जो उससे बेहद प्यार करते थे, के बारे में जानते हुए और उन पर नजर रखते हुए भी उसने कुछ नहीं किया। और कौन जाने कितने लोगों को इस बारे में पता होगा। उसकी मां से विरासत में मिली नीली आंखें विकास के बाद और भी निखर आई थीं। हालांकि वह काफी सुंदर था, फिर भी वह अपने माता पिता से ज्यादा मिलता जुलता था, जिससे शायद उच्च सत्ता में बैठे लोगों का ध्यान उस पर आसानी से जा सकता था। इसलिए इससे पहले कि हालात बिगड़े और दूसरे लोग उसे उसके माता पिता के खिलाफ धमकी देने लगे, उसे हालात ठीक करने थे। अरोरा ने तुरंत जवाब दिया, क्या मैं ऑपरेशन कैचिंग माउस शुरू करूं? अमन की मुस्कान गहरी हो गई। करो। पुष्टि हो गई है। दिल्ली में सभी टीमें तैयार हैं। अभी प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं। जैसे जैसे जेट आसमान में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, अमन की नजर खिड़की से बाहर विचारों में खोई हुई टिकी रही। हर चीज अपनी जगह पर थी। अब बस समय की बात थी कि जाल फंस जाए, और जो लोग उसका विरोध करने की हिम्मत कर रहे थे, उन्हें ये कठिन सबक सीखना होगा कि इस खेल से कोई बच नहीं सकता। ऑपरेशन शुरू हो चुका था और चूहे को पकड़कर खत्म करने का समय आ गया था। दिल्ली में अमित शर्मा के दफ्तर में तनाव काफी घुटन भरा था। उनके बड़े महोगनी मेज पर कागज बिखरे पड़े थे, लेकिन किसी ने भी उनका ध्यान नहीं खींचा। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, दांत भींचे हुए थे और उनकी पैनी निगाहें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं और उनके एक कर्मचारी पर टिकी हुई थीं। इसे रिपोर्ट कहते हो? ये तो बकवास है, अमित ने एक फोल्डर मेज पर पटकते हुए चिल्लाया। जूनियर कर्मचारी झेप गया पर कुछ नहीं बोला। उसे और भड़काने से डर रहा था।
अमित का गुस्सा हफ्तों से अस्थिर था और उसकी टीम की हर गलती एक और विस्फोट को भड़का देती थी। क्या मुझे ही सब कुछ करना होगा? क्या तुम्हें लगता है कि यह गड़बड़झाला ठीक है? तुम सब बेकार हो, उसने कमरे में जमा लोगों को घूरते हुए कहा। हर छोटे मोटे काम को बारीकी से निपटाने की धुन में वह अपने असली काम को नजरअंदाज कर रहा था और अपने कर्मचारियों को डांटने लगा, मानो अपनी कुंठा को बाहर निकालने से उसे घेरने वाली चिंता किसी तरह कम हो जाएगी। कुछ उसे खाए जा रहा था, एक गहरी बेचैनी, एक आंतरिक एहसास की चीजें नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। वह इसे भांप सकता था, कुछ बुरा होने वाला था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा हो, हर गुजरते पल के साथ उसे निचोड़ रहा हो। अचानक उसका फोन डेस्क पर वाइब्रेट हुआ। अमित बीच में ही रुक गया, उसके तीखे शब्द हवा में लटक गए। फोन छीनते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। कॉलर आईडी पर एक नजर पड़ी और उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। बर्खास्त, उसने अपने कर्मचारियों पर चिल्लाया। वे बिना किसी हिचकिचाहट के तितर बितर हो गए, इस अप्रत्याशित राहत के लिए आभारी। उनके जाते ही अमित ने फोन कान पर लगाया और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। अब क्या हुआ? वह चिड़चिड़ाहट से अपनी कनपटी रगड़ते हुए गुर्राया। दूसरी तरफ से आवाज एजेंटों के प्रमुख की थी, लेकिन अमित में उनकी लंबी चौड़ी रिपोर्ट सुनने का धैर्य नहीं था। अगर कोई अच्छी खबर हो तो मुझे बता देना, छोटी मोटी बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी शिकायत सुनने के मूड में नहीं हूँ, सर। दूसरी तरफ से आई तेज घबराई हुई चीख ने उसे तमाचे की तरह मारा। उसकी बात बीच में ही रुक गई। अमित सीधा हो गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? उसने तीखे और सतर्क स्वर में पूछा। एजेंट की आवाज तत्परता से कांप रही थी। सर, हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। अमित की फोन पर पकड़ और मजबूत हो गई। क्या दिक्कत है? उसकी भौहें सिकुड़ गईं और सीने में तनाव और बढ़ गया। सर, उसे पता चल गया। अमित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, गला सूख गया। क्या बात कर रहे हो? किसे पता चला? महाजन महोदय, महोदय, उन्हें पता चल गया है कि अमन की जगह लेने वाला कौन है, और वे उससे संपर्क भी कर चुके हैं। आज वे इसमें शामिल सभी लोगों को सजा देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? अमित के ये शब्द मानो पेट में घूंसा मार गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, घबराहट होने लगी। क्या बकवास है? तुम्हें ये कैसे पता? वह लगभग अपनी कुर्सी से उछलते हुए चिल्लाया। दुनिया एक पल के लिए रुक गई, तभी एजेंट ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। अभी अभी खुफिया जानकारी मिली है, सर। इसकी पुष्टि हो गई है। इंटेल? कौन सा इंटेल? अमित को लगा जैसे उसके नीचे की जमीन खिसक गई हो। जो चिंता उसने दबा रखी थी, वह पूरी तरह से डर में बदल गई। उसकी मुठियां भींचते ही उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। ये वही आपदा थी जिसका उन्हें डर था और उन्होंने सोचा था कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अचानक उन्हें फोन आया और उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में पता है। अमित शर्मा का हाथ कांप रहा था जब उन्होंने फोन कान से लगाया। उनका मन भय और अनिश्चितता से घबरा रहा था। दूसरी तरफ से आवाज फुसफुसाते हुए आ रही थी, जो लाइन पर स्थिर आवाज के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सर, जैसा कि आप जानते हैं, अमन के पास बहुत से गार्ड थे। हम उन्हें हरा नहीं सकते थे, इसलिए हमने घुसपैठ की। हमने अपने लोगों को अंडरकवर एजेंट के तौर पर तैनात किया और धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लिया। अमित ने ध्यान से सुनते हुए खुद से सिर हिलाया। फिर वो बात आई जिसने उसकी धड़कनें तेज कर दी। अभी अभी अमन अपने प्राइवेट जेट में सवार हुआ है। वह दिल्ली जा रहा है और हमें उसे मारने का आदेश मिला है। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि सर, उसे सब कुछ पता चल चुका है। वह और महाजन इधर उधर भाग रहे हैं। उसे पकड़ने के लिए सेना भेज दी गई है और उन हत्यारों को कम करके नहीं आंका जा सकता। सर, अगर आप इसमें शामिल हैं तो पूरी संभावना है कि इसके पीछे का व्यक्ति आपके कनेक्शन के बारे में भी जानता हो। इससे पहले कि वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, अमित की घबराहट फूट पड़ी। उसका हाथ स्क्रीन पर गया और कॉल बीच में ही कट गई। उसकी सांसें अनियमित हो गईं और कनपटियों से ठंडा पसीना टपकने लगा। उसका पूरा शरीर डर और बेबसी के मिले जुले भाव से कांप उठा। वह अमन से नहीं डरता था, लेकिन महाजन से जरूर डरता था। यहाँ तक कि अगर महाजन का मुखिया उसके पीछे पड़ जाए तो उसकी अपनी पार्टी भी उसकी रक्षा नहीं करेगी।
अपने कॉन्टैक्ट्स को स्क्रॉल करते हुए वह फोन को संभालते संभालते लड़खड़ा गया, लगभग गिर ही गया। उसकी उंगली 1 सेकंड के लिए इधर उधर घूमती रही, फिर उसने एक अनाम नाम पर टैप किया। कॉल लग गई और इंतजार अनंत काल तक खींचता हुआ प्रतीत हुआ। अंततः एक ठंडी और भावहीन आवाज आई, मानो वक्ता को बर्फ से तराश कर बनाया गया हो। अब क्या है? ये खत्म हो गया, अमित हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज टूट गई क्योंकि डर उसके अंदर घुस गया। दूसरे व्यक्ति के उत्तर देने से पहले एक लंबा और जानबूझकर विराम लिया गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम आखिरकार पागल हो गए हो? बल के साथ कहानियां खोजें। अमित ने कांपते हाथ से अपना पसीने से तर माथा पोंछा। नहीं, मेरी बात सुनो, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। अगर जरूरी न होता तो मैं फोन ही नहीं करता। दूसरी ओर से आवाज खतरनाक रूप से ठंडी हो गई, मानो अमित के गले के चीकू पर कोई ब्लेड मडरा रहा हो। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मुझसे सीधे संपर्क मत करना? अगर कोई समस्या है तो तुम्हें संकेत भेजना चाहिए था। हम आम व्यापारियों की तरह मिलते हैं, ऐसे नहीं। अमित ने डांट को अनसुना करते हुए अपना जबड़ा भींच लिया। उन्होंने तुम्हारी पहचान पता कर ली है, उसने तनाव भरी आवाज में फुसफुसाया। एक हत्यारा भेजा गया है। अमन सब जानता है और महाजन उसके साथ है। वे तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। एक लंबी, भारी खामोशी छा गई। फिर हंसी की एक अप्रत्याशित आवाज आई। ये धीमी, क्रूर और भयावह रूप से शांत थी। हा हा हा, क्या ये भी आपका एक और मजाक है? नहीं, अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। ये सच है। अगर नहीं होता तो क्या मैं फोन करता? एक पल में ही हास्य गायब हो गया। आवाज तीखी और बर्फीली हो गई, अमित की नसों में चाकू की तरह चुभने लगी। यदि आप गलत हैं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको इसका पछतावा हो। अमित ने आंखें बंद कर ली, दिल धड़क रहा था और एजेंट ने जो भी कहा था उसे दोहरा दिया। दूसरी तरफ से एक और विराम आया, इस बार ठंडे अंदाजे से भरा हुआ। अच्छा ऐसा है, आवाज धीरे धीरे बोली, हर शब्द में धमकी भरी थी। तो अमन ने हमें खोज लिया। शायद तुम्हारी नाकाबिलियत ही उसे यहाँ तक ले आए। कोई बात नहीं, इससे सब कुछ बदल जाएगा। अब हमारे पास आखिरी कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अमित ने गहरी सांस ली, उसके अंदर डर का भाव बढ़ रहा था। क्या आखिरी कदम क्या है? जवाब मौत की सजा की तरह आया। महाजन को समाप्त करना और महाजन साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण करना। अमन अपने प्राइवेट जेट की आलीशान चमड़े की सीट पर बैठा था। इंजन की धीमी गूंज केबिन में गूंज रही थी। उसकी ठंडी आंखें उसके हाथ में रखे टैबलेट पर टिकी थीं, जिस पर एक सुरक्षा वीडियो चल रहा था। फुटेज में लोगों का एक समूह दिखा, जो औपचारिक सूट पहने हुए होटल कर्मचारियों के रूप में पेश आ रहे थे। वे सटीकता और आत्मविश्वास के साथ तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच गए। स्क्रीन पर 2 परिचित चेहरे, एक जोड़े को पुरुषों के एक समूह द्वारा अपहरण किए जाने की तस्वीर उभरी। वे दोनों उसके दत्तक माता पिता थे। वीडियो में दिख रहा समूह बिना किसी हिचकिचाहट के जबरदस्ती अंदर घुस गया। कुछ ही पलों में उन्होंने उन दोनों बेवकूफों को काबू में कर लिया, उन्हें काली सेडान कारों में घसीट लिया और घटनास्थल से गायब हो गए। जैसे ही गाड़ियां कैमरे की नजर से ओझल हुई, अमन ने वीडियो रोक दिया। उसकी उंगलियां लयबद्ध ढंग से आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थीं, उसका मन संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। फिर ठंडे, संयमित स्वर में उसने कहा, क्या उसने चारा खाया? जेट के स्पीकर से एक नर्म कृत्रिम आवाज गूंजी। जी सर, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा, बल्कि वो पूरे महाजन ग्रुप पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। हो सकता है वो आपको भी खत्म करने की योजना बना रहा हो। अमन का चेहरा उदास हो गया, हालांकि उसकी निगाहें शांत रहीं। तो क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? हमने जो कॉल इंटरसेप्ट की थी उससे हमने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया। अंदर मौजूद हमारे ऑपरेटिव से मिली जानकारी के आधार पर मुझे 80% यकीन है कि मास्टरमाइंड मिथल महाजन ही है। अमन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। सिर्फ 80%? 100 क्यों नहीं? मौजूदा जगह भीड़ भाड़ वाली है और आसपास कई हाई प्रोफाइल लोग मौजूद हैं। मुमकिन है कि मिथल बलि का बकरा हो और असली मास्टरमाइंड उसके पीछे छिपा हो। अमन पीछे झुक गया, उसके दिमाग में कई तरह के हालात घूम रहे थे। वह महाजन परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता था।
ये सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप नहीं था, ये हर दूसरे परिवार की तरह महत्वाकांक्षाओं का अखाड़ा था। परिवार में हर कदम सोच समझकर उठाया जाता था, यहाँ तक कि सबसे दयालु मुस्कुराहट के पीछे भी विश्वासघात छिपा रहता था। मित्तल महाजन, बेशक वही होगा। अमन की नजरें तेज होती गईं और ऑरोरा की आवाज केबिन में गूंजती रही। मित्तल उनके रिश्ते में चाचा थे, जो एक पुरानी पारिवारिक परंपरा के कारण अलग हो गए थे। महाजन शासन सरल लेकिन क्रूर था। जहां एक भाई को कंपनी का नियंत्रण विरासत में मिला, वहीं दूसरे को व्यवसाय में किसी भी तरह के प्रभाव से वंचित कर दिया गया। सभी बहिष्कृत भाई बहन केवल माता पिता की निजी संपत्ति होने का दावा कर सकते थे, इससे अधिक कुछ नहीं। उन्हें बोर्ड निदेशकों में शामिल होने या समूह में महत्वपूर्ण पद धारण करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे विवाद उत्पन्न होने पर स्थिति को खतरा हो सकता था। जब अमन के पिता को समूह विरासत में मिला था, तो मित्तल के पास केवल उनकी संपत्ति और धन का हिस्सा बचा था, जो कि लगभग 3 दशक पहले प्राप्त $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मित्तल ने इसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने व्यवसाय बनाए, आक्रामक रूप से निवेश किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन 2008 की वित्तीय मंदी ने उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन मित्तल असफलता को स्वीकार करने वाला इंसान नहीं था। उसके अंदर बरसों से नाराजगी भरी पड़ी थी और अपनी दौलत गंवाने से उसकी बदला लेने की इच्छा और बढ़ गई थी। ऑरोरा के अगले शब्दों ने अमन को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। लगता है मित्तल अपनी खोई हुई दौलत से कभी संतुष्ट नहीं था। अब तक का सबसे खतरनाक कदम उठा रहा है। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वह देर सवेर महाजन समूह को अपने कब्जे में लेना चाहता है। अमन ने धीरे से सांस छोड़ी, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। मित्तल हमेशा से ही खतरनाक रहा था, लेकिन अगर उसके चाचा सचमुच इसके पीछे थे, तो इसका मतलब था कि चीजें नियंत्रण से बाहर होने वाली थीं। तो अमन ने खुद से कहा, वह अंततः अपना कदम उठा रहा है। उसका दिमाग खामोशी से काम कर रहा था। अपहरण, कब्जा करने की योजना और हत्या की कोशिश, ये सब मित्तल की बड़ी योजना का हिस्सा थे। ये योजना न केवल सत्ता पुनः प्राप्त करने की है, बल्कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट करने की भी है। यह ऐसी योजना थी कि अगर मित्तल हार भी जाता तो भी उसने ये सुनिश्चित कर लिया था कि भविष्य में सत्ता उसके हाथों में ही रहेगी। अमन की नजरें जेट की खिड़की के बाहर अंधकार में क्षितिज की ओर चली गईं। सब कुछ तैयार करो, उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जी हाँ सर, क्या हमें आकस्मिक प्रोटोकॉल सक्रिय करना चाहिए? अमन ने हल्का सा सिर हिलाया। अगर मित्तल युद्ध चाहता है, तो मैं उसे युद्ध दूंगा। ऑरोरा की आवाज ने शांत सटीकता के साथ जवाब दिया। समझ गया, सभी प्रणालियां स्टैंड बाय पर हैं। अमन दूर बादलों को घूर रहा था, उसके विचार एक ही उद्देश्य में बदल रहे थे। मित्तल को वह नहीं मिलेगा जो वह चाहता था। अगर उसके चाचा महाजन समूह को तोड़ने पर अड़े थे, तो अमन ये सुनिश्चित करेगा कि सबसे पहले मित्तल ही गिरे। जैसे ही वह विचारों में खोया, एक गहरी चेतावनी भरी ध्वनि गूंजने लगी। सर, मिस्सूरी की तरफ से एक बड़ी समस्या है जिस पर आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ऑरोरा की बातें सुनकर अमन का हाथ उसके द्वारा पकड़ी गई आर्मरेस्ट पर कस गया, जिससे केबिन में मौजूद सभी लोग चिंतित नजरों से देखने लगे। वे उसके पास जाकर पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि क्या हो रहा है। वे डर के मारे पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उसमें से एक तरह की ठंडक फैल रही है। अमन भावशून्य बैठा था, सतह के नीचे संयमित क्रोध से उबल रहा था। केबिन की धुंधली रोशनी उसकी आंखों की ठंडी, तीखी और खतरनाक चमक को प्रतिबिंबित कर रही थी। ऑरोरा की अपडेट को समझने के लिए उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। मिस्सूरी खतरे में हो सकती हैं, ऑरोरा ने तनावपूर्ण आवाज में कहा। और अब रिचर्ड, पॉल, जगेश, नोआ और सोमालिया सब इंदिरा में हैं। बहुत सारे टुकड़े एक ही जगह पर जमा हो रहे थे, यह कोई संयोग नहीं है। अमन ने नाक से सांस छोड़ी, उसकी हताशा सतह के नीचे उबल रही थी। समय बिल्कुल सही था, मानो किसी को उसकी हरकतों का अंदाजा हो गया था। उसने अपने जबड़े भींच लिए, अपने अंदर बढ़ते तूफान को थाम लिया। ऑरोरा, अमन ने शांति से लेकिन दृढ़ता से कहा, उसका स्वर बहुत तीखा था, मुझे इस स्थिति के बारे में हमारे पास मौजूद हर जानकारी की जरूरत है। ऑरोरा की आवाज स्थिर रही, यद्यपि वह स्थिति की गंभीरता से अवगत थी।
महोदय, जहां तक हमें पता है, रिचर्ड का इंदिरा में आना अप्रत्याशित था। उनका अगले हफ्ते से पहले वहां आने का कार्यक्रम नहीं था। जहां तक पॉल का सवाल है, इंदिरा में उनके प्रवेश का कोई रिकॉर्ड नहीं है, न कोई उड़ान लॉग, न ही कोई आधिकारिक गतिविधि। यह एक खतरे की घंटी है। अमन की भौहें तन गईं। वे रडा से बच गए। किसी ने उनके निशान मिटा दिए थे। जी हाँ, सर। और चूंकि पार्टी के सभी कर्मचारियों को अचानक बदल दिया गया, मुझे शक है कि कई गुट इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर वे मिलीभगत कर रहे हैं, तो खतरा जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। अमन आगे की ओर झुका, उसका दिमाग हर कोण पर विचार कर रहा था। रिचर्ड और पॉल एक अनौपचारिक मुलाकात का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसके पीछे जरूर कोई योजना होगी। और अगर जगेश, नूह और सोनालिया भी वहां मौजूद होते, तो सूरी के लिए खतरा उसके शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता था। कोई जाल, कोई हत्या, या ये सब किसी बड़ी घटना के लिए एक सोची समझी साजिश थी। अरोरा की आवाज ने फिर से उसके विचारों को बाधित किया। सर, मैंने एक दूसरा विश्लेषण भी किया है। इससे पता चलता है कि अगर यह जमावड़ा उन शत्रुतापूर्ण ताकतों से जुड़ा है जिन पर हम हाल ही में नजर रख रहे हैं, तो नतीजा मिस्सूरी की सुरक्षा से कहीं ज्यादा हो सकता है। हम सत्ता के लिए एक बड़े खेल को देख रहे होंगे। अमन ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली और एक धीमी, गहरी सांस ली। उसकी सहज बुद्धि उसे बता रही थी कि यह कोई साधारण हत्या का प्रयास नहीं था। अगर पॉल और रिचर्ड इसमें शामिल थे, तो इसके राजनीतिक परिणाम किसी के भी नियंत्रण से बाहर हो सकते थे। अपनी आंखें खोलते हुए अमन ने ठंडे, जानबूझकर सिर हिलाया। वे हमेशा सूरी से छुटकारा पाना चाहते थे। वह आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता था। बल्कि और सामग्री का आनंद लें। अरोरा चुप रही, जिससे उसे अपने विचार एकत्रित करने का एक क्षण मिल गया। अमन ने लयबद्ध ढंग से अपनी उंगलियां सीट पर थपथपाईं। मुझे शक है कि वे सूरी के पीछे तुरंत पड़ जाएंगे। जब तक कि उसकी आवाज धीमी पड़ गई। वह जानता था कि ये खेल कैसे खेले जाते हैं। सूरी एक हथियार थी। वे उसे तब तक जिंदा रखेंगे जब तक उसकी कोई उपयोगिता न रह जाए। लेकिन अगर राजपूत इसमें शामिल थे, तो अमन जानता था कि वह समय बर्बाद नहीं कर सकता। अरोरा ने चुप्पी तोड़ी। आपका निर्णय क्या है, सर? अमन का चेहरा सख्त हो गया। उसका गुस्सा अब एक खतरनाक इरादे में बदल गया। टूटे हुए आर्मरेस्ट को नजरअंदाज करते हुए वह सीट पर पीछे झुक गया और अपना ऑर्डर दे दिया। उड़ान को वापस मोड़ो। इंद्र के लिए एक रास्ता तय करो। अरोरा ने तुरंत जवाब दिया। समझ गया, महोदय। हम अपना रास्ता बदल रहे हैं। इंजन बदल गए, और जैसे ही जेट ने अपनी दिशा बदली, केबिन थोड़ा झुक गया। अमन खिड़की से बाहर अंधेरे क्षितिज को देख रहा था। अंदर और बाहर दोनों तरफ एक तूफान उमड़ रहा था। उसकी आवाज ठंडी थी, और उसमें दृढ़ निश्चय था। मैक्स से कहो कि वह मेरे माता पिता की देखभाल करे, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। स्पीकर से अरोरा की आवाज धीरे से गूंजी। सभी सिस्टम स्टैंड बाय पर हैं। क्या मैं दिल्ली में आपकी टीम को सूचित कर दूं? अमन ने सिर हिलाया। हाँ, उनकी रखवाली शुरू कर दो। चीजें अप्रत्याशित मोड़ ले सकती हैं। जरूरत पड़े तो सुपरह्यूमन्स का इस्तेमाल करो। मैं उन्हें सुरक्षित रखना चाहता हूँ। केबिन में एक लंबा, तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। अमन के मन में उठ रहे तूफान का मुकाबला सिर्फ क्षितिज पर खड़ी एक इमारत से हो रहा था। इस बार कोई भी बिना किसी चोट के बचकर नहीं निकल सकता था। तैयार हो जाओ, अरोरा, अमन बुदबुदाया। अगर वे युद्ध चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक युद्ध लाऊंगा। अरोरा की शांत आवाज ने सहमति में जवाब दिया। जी, सर। अमन अपनी सीट पर और गहराई से बैठ गया। उसकी नजर खिड़की पर टिकी थी। सारी चीजें हिल रही थीं, और इस बार नियंत्रण उसी के हाथ में था। पॉल, रिचर्ड और उसके रास्ते में खड़े किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि उन्हें क्या हुआ। बिजनेस सूइट नई दिल्ली में एक विशाल गगनचुंबी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जहां से नीचे फैले विशाल शहर का नजारा दिखता था। कमरे में मंद रोशनी थी, और उसकी विशाल खिड़कियां शहर की चमक और शाम के हल्के नारंगी रंग का मिश्रण प्रतिबिंबित कर रही थीं। अंदर एक भारी सा माहौल छाया हुआ था। दो आदमी एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनकी खामोशी दुश्मनी से भरी हुई थी। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके काले बालों में सफेद धारियां थीं,
ने एक पुराना घिसा हुआ नोकिया फोन पॉलिश किए हुए संगमरमर की मेज पर फेंक दिया। इसे बाहर निकालो, वह गुर्राया, अपनी सीट पर पीछे झुकते हुए। उसकी ठंडी, गणना भरी निगाहें उसके सामने खड़े आदमी से कभी नहीं हटी। युवा व्यक्ति एक क्षण के लिए चुप रहा और अपने हाथ में रखे दस्तावेजों को पलटने लगा। उनकी मुद्रा सहज लेकिन उद्देश्यपूर्ण थी, पैर क्रॉस करके, एक हाथ कुर्सी के आर्मरेस्ट पर रखा हुआ। उनका चेहरा बेहद आकर्षक था, तीखे नैन नक्श स्वाभाविक लालित्य लिए हुए थे और उनका व्यवहार आत्मविश्वास से भरा था, लगभग अहंकार की सीमा पर, मानो उन्हें सत्ता की आदत हो। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ? लगता है आपका मूड खराब हो गया है, उन्होंने कहा। अंततः युवा व्यक्ति ने कागजों से ऊपर देखते हुए हल्की जिज्ञासा से अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अमन और तुम्हारे माता पिता, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसके शब्दों में कड़वाहट थी। उन्हें सब पता चल गया है और अब वे हमें पकड़ने आ रहे हैं। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया और युवक के चेहरे पर खुशी की जगह गंभीरता ने ले ली। अमन, पन्ने के बीच में ही उसका हाथ रुक गया और वह खबर पढ़ते हुए दस्तावेज पर टिक गया। उसकी भौहें डर से नहीं बल्कि ठंडे अंदाजे से सिकुड़ी हुई थीं। तुम्हें पता है कि वे असल में मेरे माता पिता नहीं हैं, उसने एक पल बाद अपनी आवाज में संयम और सोच समझकर कहा। फिर उसने सीधे उस बुजुर्ग आदमी की नजरों से नजरें मिलाईं। उसके होठों पर एक हल्की, जानी पहचानी मुस्कान आ गई। आखिरकार, आप मेरे असली पिता हैं। शब्द हवा में भारी रूप से तैर रहे थे, अनकहे इतिहास और विश्वासघात से भरे हुए। बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, हालांकि उसकी गहरी आंखों में किसी चीज की झलक, संतुष्टि या पछतावे की दिखाई दे रही थी। सच में? बुजुर्ग आदमी थोड़ा आगे झुकते हुए बुदबुदाया। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये गड़बड़ न करो। मैं जिंदगी भर इसकी योजना बनाता रहा हूँ, इसलिए अब हम चूक नहीं सकते। जब तक कोई उसकी वैधता साबित करने वाला नहीं होगा, तब तक तुम ही अगले सिर होगे। इसलिए गड़बड़ मत करो। नौजवान की मुस्कान गहरी हो गई, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। मैं ऐसा कभी नहीं करता। रात का आकाश बंबई पर छाया हुआ था और शानदार ग्रांड ब्लू होटल के प्रवेश द्वार पर चमकते कैमरे और चकाचौंध करने वाली रोशनियां लगी हुई थीं। आकर्षक परिधानों में सजे मेहमान रेड कारपेट पर उमड़ पड़े, जहां एक के बाद एक लिमोजीनें आ रही थीं। उनमें से एक चमकदार काली लिमोजीन आराम से रुकी और उसमें से एक लंबी, पतली टांग निकली, जिसकी एड़ियां इतनी तीखी थीं कि नजरें चुरा लेतीं। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। जैसे ही सूरी बैरेट की बाकी महिलाएं भी उनके पीछे पीछे आईं, उनका रेशमी गाउन रोशनी में झिलमिला रहा था। जैसे ही वह आत्मविश्वास से भरे लंबे कदम आगे बढ़ी, लोगों का एक झुंड उसकी ओर उमड़ पड़ा। फोटोग्राफर, प्रशंसक और अतिथि एक पल के लिए बेतहाशा शोर मचाते हुए आए। मिस सूरी, आप अगली किस परियोजना पर काम कर रही हैं? मिस सूरी, आपने अपनी छुट्टियां कहाँ बिताईं? क्या आप अकेले गए थे या किसी के साथ गए थे? मीडिया ने सवाल पूछे और आलीशान कोट और डिजाइनर सूट पहने मेहमानों ने उनके आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर उत्साह से उनका स्वागत किया। सूरी ने एक खूबसूरत, गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया और शान से हाथ मिलाया और हवा में चुंबन लिए। फिर भी हर मुलाकात स्वागत योग्य नहीं थी। कुछ बुजुर्ग पुरुष, जिनकी आंखें अनुचित प्रशंसा से चमक रही थीं, उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। एक ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, दूसरे ने उसकी कमर पकड़ने की, लेकिन उसने बड़ी खूबसूरती से उन्हें आसानी से चकमा दे दिया। हाँ, माफ करना, तुम्हें पता है कि मैं साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। उसने अपनी विनम्र मुस्कान बरकरार रखी, लेकिन अंदर ही अंदर एक पतली सी झुंझलाहट के साथ सोचा, ये बूढ़े सचमुच नहीं जानते कि कब हार माननी है। हमेशा जवान घास चरने की तलाश में रहते हैं। उसने एक हल्की सी आह भरी, अपनी चिढ़ को एक सुंदर मुस्कान के पीछे छिपाया और भव्य हॉल में कदम रखा। ग्रैंड ब्लू हॉल के अंदर अंदर का हिस्सा फिजूल खर्ची से जगमगा रहा था। ऊंची छतों से सुनहरे झूमर लटक रहे थे और संगमरमर के फर्श पर मेहमानों के गाउन की हर चमक झलक रही थी। मेजों पर कैवियार, झींगा मछली, विदेशी फलों और शैंपेन टावरों से भरे भव्य व्यंजन रखे हुए थे, जबकि एक कोने में लाइव बैंड मधुर जैज बजा रहा था, जिससे एक जीवंत लेकिन सुरुचिपूर्ण माहौल बन रहा था। डांस फ्लोर पर अतिथि धीमी गति से गोल गोल घूम रहे थे, लय में खोए हुए थे, जबकि हवा बातचीत और हंसी से गूंज रही थी।
हर क्षेत्र की हस्तियां कमरे में मौजूद थीं, अभिनेता, गायक, व्यवसाय और कई जाने माने चेहरे जैसे ही सूरी के कमरे में पहुंचे वे उनके स्वागत में उमड़ पड़े। उसने सभी का शालीनता से स्वागत किया और ऐसी तारीफें की जो स्वाभाविक होने के बावजूद सच्ची लग रही थीं। इस उद्योग में दिखावटी दिलचस्पी के बावजूद मुस्कुराने की क्षमता जरूरी थी। थोड़ी देर बाद उसके आसपास की भीड़ कम हो गई, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए सांस लेने का मौका मिला। वह ठंडे पेय से अपनी प्यास बुझाने के इरादे से बार की ओर बढ़ी। जैसे ही बारटेंडर ने उसे शैंपेन का एक गिलास दिया, एक जानी पहचानी व्यंग्यात्मक आवाज ने उसकी राहत को रोक दिया। लगता है तुम अब भी उतनी ही आकर्षक हो जितनी पहले थी। बहुत से मर्द तुम्हें चाहते हैं। सूरी मुड़ी, उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान तैर गई। यह अनिका देशमुख थी, उसकी पुरानी प्रतिद्वंदी। उसने एक टाइट सिल्वर गाउन पहना था जो उसके फिगर को टाइट कर रहा था। उसके काले बाल एकदम सही तरीके से सजे हुए थे और उसके तीखे गालों को उभारने के लिए मेकअप काफी सावधानी से किया गया था। हालांकि उसने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन अनिका की सफलता हमेशा सूरी के आगे फीकी रही और वह सूरी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। आंखों में खुशी की चमक लिए सूरी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। पहली बात तो ये कि मैं कोई वस्तु नहीं हूँ। दूसरी बात, वह पास झुकी और रेशम सी चिकनी आवाज में बुदबुदाए, कोई भी देवताओं का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। अनिका के चेहरे पर मुस्कान लौट आए, हालांकि उसने अपनी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। अगर तुम इसी तरह घमंडी बने रहे तो जल्द ही तुम्हारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। कौन जाने कितनी रातें तुमने पर्दे के पीछे चापलूसी करते हुए बिताई हैं। सूरी की मुस्कान में कोई कमी नहीं आई, लेकिन उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई। मुझे इन तुच्छ लोगों की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन बेवकूफों में मुझसे पंगा लेने की हिम्मत है? शब्दों ने अपना निशाना साधा। अनिका के होंठ हताशा में आपस में चिपक गए, लेकिन वह जानती थी कि उसे और जोर नहीं देना चाहिए। मार्शल आर्ट में सूरी की प्रतिष्ठा सिर्फ एक अफवाह नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री में आज भी उस घटना की चर्चा हो रही थी, जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक आदमी ने सूरी को गलत जगह छूने की गलती कर दी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने एक जोरदार लात मारी जिससे वह आदमी अस्पताल पहुंच गया। उसकी रीढ़ की हड्डी लगभग टूट गई। उस दिन के बाद से किसी ने भी उनकी सीमाओं को परखने की हिम्मत नहीं की। उसे नहीं पता था कि किसी ने उस पर नशीली दवा का प्रयोग किया था, लेकिन इस बारे में कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी। अनिका ने अपना जबड़ा भींच लिया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। मुझे लगता है कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, है ना? इस खामोश लड़ाई में जीत का आनंद लेते हुए, शैंपेन की चुस्कियां लेते हुए सूरी की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। नहीं, वे ऐसा नहीं करते। ये कहकर सूरी पे पदार्थ दोबारा भरने के लिए मुड़ गई। फिर जैसे ही सूरी अपना पेय खत्म करने के लिए पीछे मुड़ी और जैसे ही वह अनिका की ओर मुड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि अनिका अचानक फर्श पर गिर पड़ी। क्या? सूरी सचमुच हैरान होकर सोचने लगी कि क्या यह अनीता की उस पर गंदगी फेंकने की एक और चाल थी, लेकिन अगले ही पल सूरी की पैनी नजर पूरे हॉल में घूम रही थी। एक एक करके मेहमान जमीन पर गिर रहे थे, पहले नर्तक, फिर बार में बैठे लोग और यहाँ तक कि संगीतकार भी अपने वाद्य यंत्रों पर गिर पड़े। उसकी रगों में दहशत दौड़ रही थी। क्या तमाशा चल रहा है? उसने अपने हाथ में रखे गिलास पर नजर डाली। उसकी सहज प्रवृत्ति खतरे की चेतावनी दे रही थी। एक तेज झटके से उसने उसे दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही गिलास चकनाचूर हो गया। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। इस अफरा तफरी में अब उसे ध्यान आया कि उसने हवा में फैली उस हल्की, मदहोश कर देने वाली खुशबू को अनदेखा कर दिया था। वह खुशबू मेहमानों द्वारा लगाए गए तेज परफ्यूम के साथ मिलकर अब तक अपनी मौजूदगी को छुपा रही थी। सूरी की सांस अटक गई। बिना समय बर्बाद किए वह दरवाजे की ओर भागी। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंची, अचानक हॉल में एक धमाके की आवाज गूंजी, जो गोलियों की स्पष्ट आवाज थी। सूरी सहज रूप से झुक गई और फर्श पर नीचे की ओर खिसक गई, क्योंकि गोलियां उसके पास से गुजर रही थीं। एक फुर्तीली छलांग के साथ वह पास की मेज पर कूद गई, जिससे गिलास और प्लेटें गिर गईं। तभी एक ऐसी आवाज आई जिसने उसे एक क्षण के लिए वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। हा, सूरी, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया। क्या तुम बाहर आकर अपने छोटे भाई का अभिवादन नहीं करोगे?
जैसे ही उसे परेशानी का स्रोत पता चला, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इसके बाद सूरी मेज के पीछे दुबक कर बैठ गई और गालियां देने लगी। धिक्कार है, क्या वह अंततः अपना आपा खो बैठा और पागल हो गया? उसे ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? हवा में फैली खुशबू, मेहमानों का अचानक गिरना और अब पॉल की आवाज। यह कोई संयोग नहीं था। वह इन सब के पीछे था, लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि वह अकेला था या अन्य लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था, क्योंकि वह जो कर रहा था वह व्यापक आतंकवाद था। इसलिए इंद्र को चीजों को साफ करने के लिए उसकी पीठ पर होना चाहिए। वह उल्टी हुई मेज पर अपनी पीठ टिकाकर प्रवेश द्वार से आती हुई कदमों की आवाज को ध्यान से सुन रही थी। उसने मेज के किनारे से झांका, यह अंदाजा लगाने की कोशिश में कि उसके साथ कितने आदमी हैं। मंद रोशनी में उसने काले सूट पहने हथियारबंद आदमियों का एक समूह देखा, जिनके चेहरे नकाबों में छिपे थे। हवा पतली हो गई और उसे अपनी सांसें तेज होती हुई महसूस हुईं। इससे पहले कि उसे घेर लिया जाए, उसे तेजी से कार्य करना पड़ा। उसके होंठों पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। छोटा भाई हो या न हो, तुमने गलत बहन को चुन लिया है। एक गहरी सांस के साथ सूरी ने मेज के किनारे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने को तैयार हो गई। जैसे ही वह हॉल से बाहर निकलने वाली थी, सूरी ने गोलियों की आवाज सुनी, जिससे उसे छिपने के लिए दूर कूदना पड़ा। लेकिन तभी उसने एक ऐसी आवाज सुनी जिसने उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। आवाज सुनते ही उसका दिमाग खाली हो गया। हा, सूरी, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया। क्या तुम बाहर आकर अपने छोटे भाई का अभिवादन नहीं करोगे? जैसे ही उसे परेशानी की जड़ का पता चला, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मेज के पीछे दुबक कर उसने गालियां दीं। धिक्कार है, क्या वह अंततः अपना आपा खो बैठा? उसे ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? हवा में फैली खुशबू, मेहमानों का अचानक गिरना और अब पॉल की आवाज। ये सब कोई संयोग नहीं था। वह इन सब के पीछे था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह अकेला था या दूसरों के साथ मिलकर ऐसा कर रहा था, क्योंकि वह जो कर रहा था वह ब्रॉडलाइट आतंकवाद था। उसे शक था कि इंद्रा में कोई उसे अपनी पहचान छिपाने में मदद कर रहा था। पलटी हुई मेज पर अपनी पीठ टिकाए, वह प्रवेश द्वार से आती हुई कदमों की आवाज को ध्यान से सुन रही थी। मेज के किनारे से झांककर उसने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि उसके साथ कितने आदमी हैं। धुंधली रोशनी में उसने काले सूट पहने हथियारबंद आदमियों का एक समूह देखा, जिनके चेहरे नकाबों के पीछे छिपे थे। हवा पतली हो गई और उसे अपनी सांसें तेज होती हुई महसूस हुईं। इससे पहले कि उसे घेर लिया जाए, उसे तेजी से कार्य करना पड़ा। अपने आप को संभालते हुए उसके होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। छोटा भाई हो या न हो, तुमने गलत बहन को चुन लिया है। गहरी सांस लेते हुए सूरी ने मेज के किनारे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने को तैयार हो गई। अंडरस्को 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 ग्रांड ब्लू होटल युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। सूरी पलटी हुई मेज के पीछे दुबकी हुई कमरे पर नजर दौड़ा रही थी। दर्जनों हथियारबंद लोग पॉल के नेतृत्व में कार्यक्रम स्थल में घुस रहे थे, जिसकी क्रूर मुस्कान द्वेष की एक किरण की तरह उभर रही थी। उसकी गहरी आंखें संतुष्टि से चमक रही थीं जब उसने अव्यवस्था को देखा। मेहमानों के शव फर्श पर बिखरे पड़े थे, कुछ मृत हो सकते थे जबकि अन्य बमुश्किल होश में थे। सूरी का दिल उसकी छाती से टकराने लगा। जहर, गैस, वह बता नहीं सकती थी, लेकिन नतीजा बहुत ही भयानक था। बिना किसी संघर्ष की आवाज के ही सब खत्म हो गए थे। तभी उसके बगल से आई एक धीमी आवाज ने उसे झकझोरकर उसके विचारों से बाहर निकाला। वह है, एक घबराया हुआ मेहमान जो अभी भी जीवित बचे कुछ लोगों में से एक था, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। एक पल में सूरी हिली। उसके अंदर एड्रेनालाइन का एक तेज झोंका दौड़ा और वह आगे बढ़ी, अपने हाथ के एक किनारे से उस आदमी के गले पर जोर से मारा, जिससे उसकी आवाज बंद हो गई। वह गिर पड़ा और घुटन भरी का राह निकालने लगा। ओह, तुम यहाँ हो, बहन। पॉल की आवाज शांत और मजाकिया अंदाज में गूंजी जैसे ही उसकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने फिर बोलना शुरू किया, लेकिन सूरी को उसके खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आक्रामक हो गई। क्रंग, उसने अपने गाउन को घुटनों से फाड़ दिया, जिससे उसके पैर मुक्त हो गए, तथा उसने प्रतिबंध हटाने के लिए अपनी एड़ियां उतार दीं।
शुरुआती लाइन पर दौड़ने वाले धावक की तरह आगे झुकते हुए वह उसके गार्डों को चकमा देते हुए आगे बढ़ी। धमाका। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसके पैरों के नीचे का संगमरमर का फर्श टूट गया और वह गोली की तरह हवा में चीरती हुई निकल गई। उसकी हरकतें इतनी तेज और तेज थीं कि अप्रशिक्षित आंखें उसे देख नहीं पा रही थीं। पॉल के आसपास मौजूद कुछ पहरेदारों को बमुश्किल एक पल भी लगा जब सूरी का शरीर धुंधला सा हो गया। वह अपने भाई की ओर भयानक गति से दौड़ रही थी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, उसे पकड़ना, उसे वश में करना और उसे बोलने पर मजबूर करना। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पॉल तक पहुंचने वाली थीं, एक परछाई खिसक गई। एक मुट्ठी। वह अचानक कहीं से आया, पॉल के पीछे से उसके चेहरे की ओर। सूरी की सहज प्रवृत्ति ने चीखते हुए आखिरी पल में अपनी गर्दन घुमाई, वार को टालने से पहले झुक गई और आगे के वार से बचने के लिए गति का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर फिसल गई। उसकी नजरें उस आदमी पर पड़ी जिसने बीच बचाव किया था, एक विशालकाय शरीर, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। तस्कक। सूरी ने हताशा में अपनी जीभ चटकाए। वह गार्ड कोई साधारण आदमी नहीं था, अलौकिक। उसकी इस बात से खुश होकर पॉल हंस पड़ा। बहन, आप हमेशा जल्दी समझ जाती थीं। सूरी धीरे से खड़ी हो गई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जबकि उसका दिमाग स्थिति का विश्लेषण करने के लिए तेजी से काम कर रहा था। यह कोई लापरवाही भरा घात नहीं था। पॉल सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा था, यह एक सुनियोजित और तैयार किया गया जाल था। वह इन आदमियों को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लाया था, और चूंकि उसके पास सुपरह्यूमन्स थे, इसलिए वह गंभीर खतरे में थी। उसने बाकी पहरेदारों की तरफ देखा और उनकी हरकतों पर नजर रखी। वे बहुत ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी थे। पॉल के बगल वाले के अलावा, जो साफ तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत था, ये बताना मुश्किल था कि क्या कोई और भी अलौकिक था। अगर वह वहां से निकलने में कामयाब भी हो जाती, तो उसे लगता कि पॉल उस पर कौन सा जुर्म थोपेगा। ये लोग यूं ही नहीं मारे जाते। यह उपाय इसलिए किया गया था कि यदि सूरी बच निकले तो वे सभी की मौत का दोष उस पर मर सकें। तुम सचमुच मुश्किल में हो, है न? पॉल ने ताना मारा, उसकी आवाज व्यंग्य से भरी हुई थी। तुम गलत हो, सूरी ने पलटकर जवाब दिया, उसकी नजरें उस पर से हटती ही नहीं रहीं। मुसीबत तो तुम ही हो। पॉल की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। अरे नहीं, बहन, हम बिल्कुल भी मुश्किल में नहीं हैं। असल में, हमें तुम्हारी जिंदा जरूरत है, समझी? वह पास आया, उसकी आंखें ठंडी थीं। तुम किसी ऐसी चीज की कुंजी हो जो तुम्हें जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, और मेरे पास एक सौदा है। सूरी की भौहें सिकुड़ गईं और उसने पूछा, सौदा? किसके साथ? पॉल ने अपने पीछे खड़े आदमियों की ओर इशारा किया। और किसी के आने का इंतजार मत करो। मैंने पक्का कर लिया है कि कोई न आए। राजपूतों से मेरे संपर्कों ने हर रास्ता बंद कर दिया है। तुम यहाँ अकेले फंस गए हो। पॉल का एक आदमी, जिसके हाथ में बंदूक थी, घबराकर बोला, सर, क्या हमें उसे अभी गोली मार देनी चाहिए? पॉल की नजर उस आदमी पर पड़ी, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। क्या मैंने तुम्हें उसे गोली मारने की इजाजत दी थी? हमें उसे जिंदा चाहिए। पीछे हटो। वह व्यक्ति घबरा गया और तुरंत पीछे हट गया, क्योंकि वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद भी उस युवक के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सका।